इनमें से कोई डाउट है इलस्ट्रेशन? So 5. इलस्ट्रेशन 5. ओके, एक सेकंड। और सर 1 में भी डाउट है। इलस्ट्रेशन 1, एक सेकंड। एग्जैक्टली ऐसा ही सेम टाइप का इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज 4 में है, देखो, जिसका सोल्यूशन मैंने अपलोड किया, तो तुम वो रिफर कर सकते हो। एक्सरसाइज 4 में, एक सेकंड मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन 19 तुम देख पा रहे हो, ये एग्जैक्टली इलस्ट्रेशन 1 जैसा ही। ओके सर। तो इसका सोल्यूशन रिफर कर लेना। 2 में भी डाउट है? यस सर। हाँ, 2 देख लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया है। A point mass M is suspended at the end of a massless wire of length L and cross-sectional area A. If a massless wire of length L and cross-sectional area A, Young's modulus दिया हुआ है. Find the time period of small vertical oscillations. तो देखो यहाँ पे इलास्टिक वायर को भी अपन एक स्प्रिंग की तरह मान सकते हैं ना, और स्प्रिंग कांस्टेंट AY अपॉन L, याद है ये फॉर्मूला? तो स्प्रिंग कांस्टेंट AY अपॉन L ले लो, मास M दिया हुआ है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट M बाई K होता है ना। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इससे आ जाएगा आंसर। सर ये नहीं 4 ओके, particle of mass M is attached to the midpoint of a wire of length L and stretched 2 points. देखो ये ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में, वायर के अंदर टेंशन गिवन है और वायर का जो मिड पॉइंट है, एक्चुअली ये लैंग्वेज क्लियर नहीं है, सवाल का प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो डायग्राम से देखो क्या हो रहा है, वायर का जो मिड पॉइंट है इसको अपन एक्स अमाउंट से स्ट्रेच कर रहे हैं, तो एक्स अमाउंट से स्ट्रेच करके जब हम इसको छोड़ेंगे तो इसके ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे, और सेंटर वाले पार्ट पे एम मास भी अटैच्ड है, तो यहाँ पे एक्स अमाउंट से इसको डिस्प्लेस करने पर ये वाले एंगल्स थीटा मान लो। ओके, तो ये जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा, टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है टी कॉस थीटा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्चुअल में ये टी साइन थीटा होना चाहिए था, राइट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2t साइन थीटा होगा। इसको अपन मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा होगा। एंड साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली tan थीटा के इक्वली मान सकते हैं, बिकॉज x एंड थीटा आर वेरी स्मॉल, एंड tan थीटा विल बी x अपॉन L/2 इक्वल्स टू m इंटू ए। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट टाइम्स x के इक्वल आ जाएगा, हो जाएगा ना सौरभ? ये ओमेगा स्क्वायर एंड टाइम पीरियड। क्या बोल रहे हो? स्ट्रेच नहीं होगा इसमें। क्या स्ट्रेच नहीं होगा? और सर इसमें ये स्ट्रेच हुआ तो ये स्ट्रेच होने के बाद का ही तो सिचुएशन देख रहे हैं अपन। इसको मैंने वायर को यहाँ पे एक्स अमाउंट से स्ट्रेच कर दिया, राइट में डिस्प्लेस कर दी, तो स्ट्रेच करके जब मैं इस मास को ये वाले पॉइंट से रिलीज करूंगा, तो रिलीज करने पर इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे कौन ले जा रहा होगा? सर स्ट्रेस नहीं आएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या पूछ रहे हो। स्ट्रेस? यस सर। स्ट्रेस टेंशन अपॉन एरिया हो जाएगा, बट स्ट्रेस क्यों निकालना है? स्ट्रेस थोड़ी पूछा है सवाल, टेंशन अपॉन एरिया ये पढ़ा था ना अपने स्ट्रेस के बारे में। यस सर। बट वो क्यों निकालना है इस सवाल में? उसकी जरूरत नहीं है ना। यस सर। हाँ नेक्स्ट डाउट बताओ। इलस्ट्रेशन 5 पूछा था किसी ने? Yes. An elastic string of natural length 2a can support a certain weight extending to a length of 3a.
one end of the string is now attached to the other end and can move on the table. ये लैंग्वेज भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है. One end of the string is attached to a point to the other end and can move on the table. Show that if the weight is pulled to any distance and let go, the string slacks after this much time. ठीक है, ये जो सिचुएशन दिया है वो हमें डायग्राम से दिखाई दे रहा है ना. डायग्राम के अकॉर्डिंग ये स्ट्रिंग है और इससे एक ब्लॉक अटैच्ड है. ब्लॉक का अगर मैं मास m मान लूं, जब ये स्ट्रिंग को वर्टिकली रखा हुआ था और वर्टिकली अगर ये सेम ब्लॉक यहाँ पे अटैच था, तो उस समय स्ट्रिंग का टोटल लेंथ कितना हो गया? पहले 2a था और अभी कितना हो गया? इट कैन सपोर्ट अ सर्टेन वेट एक्सटेंडिंग टू अ टोटल लेंथ ऑफ 3a. तो ओवरऑल एक्सटेंशन a हो जाएगा ना इसका, ब्लॉक को अटैच करने पर. Yes, sir. और इस वायर का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट k मान लो. दैट मींस k टाइम्स a. ये mg को बैलेंस कर रहा होगा. ये एक इक्वेशन आ गया हमारे पास. और इसी वायर को अगर मास के साथ अटैच किया जाए तो इसको भी अपन स्प्रिंग मास सिस्टम मान सकते हैं, जिसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई k होगा, राइट. और अगर ब्लॉक को यहाँ से रिलीज किया जाएगा तो ये यहाँ से मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही मीन पोजीशन के लेफ्ट की तरफ ये मूव करेगा उसके बाद स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा. ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो? Yes, sir. दैट मीन्स वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट टाइम फ्रॉम एम्पलीट्यूड टू द मीन पोजीशन. और उसके लिए टाइम कितना लगता है? रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा? t/4. t/4 Yes. मतलब π/2 इंटू अंडर रूट ऑफ m बाई के. और अंडर रूट ऑफ m बाई के इस इक्वेशन से दिख रहा है a बाई g के इक्वल होगा. तो एक्चुअली सवाल प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं किया हुआ है. सवाल में Yes. उनको देना चाहिए था कि जब एक मास को वर्टिकली अटैच किया जा रहा है तो स्प्रिंग में a एक्सटेंशन आ रहा है, और साथ में ये भी मेंशन किया करना चाहिए था कि उसी मास को अपन यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, सेम वेट को. तो उसको अटैच करके स्ट्रेच करने पर स्ट्रिंग कितने टाइम के बाद स्लैक होगा. ये करेक्ट फ्रेमिंग होता सवाल का. अभी समझ में आया? Yes, sir. यही confusion था मेरे हाँ, को vertical लिख है. हाँ, तो सवाल में वो चीज मिसिंग थी, वो क्लैरिफाई कर लो. फिर नेक्स्ट डाउट बताओ. इलस्ट्रेशन 6 किसी का डाउट है? Yes, sir. ओके, इलस्ट्रेशन 6 में ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. देखो ये सवाल में क्या दिया है. A small body is dropped in a tunnel dug along the diameter of the earth from a height which is very small compared to earth above the earth surface. तो अगर हाइट अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा हो तो अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मान सकते. फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन. अच्छा, तो देखो ये सिचुएशन है. ये अर्थ मान लो. अर्थ में से यहाँ पे टनल डिग किया हुआ है, पर अभी ऑब्जेक्ट को डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट से नहीं रिलीज किया जा रहा. अगर यहाँ से रिलीज करते तो उस केस का तो तुम्हें सिचुएशन पता ही है ना, वो देखा था अपन. ऑब्जेक्ट को अभी किसी हाइट से रिलीज किया जा रहा है, h हाइट से. तो जैसे ही वो पॉइंट a से b तक पहुंचेगा, मुझे बताओ क्या a से b वाला जो जर्नी है क्या ये SHM होगा? a टू b जर्नी तो फ्री फॉल है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वो फ्री फॉल कर रहा होगा. तो b तक पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड कितना हो गया होगा? अंडर रूट 2gh. काइनेमेटिक्स, यस और नो? अर्थ का जो सेंटर है उसको c मान लो, ये वाले पॉइंट को b डैश मान लो, और इसके बाहर h हाइट पे a डैश मान लो. तो तुम्हें दिख रहा है अर्थ के अंदर वाला जो मोशन होगा, ये वाला जो पार्ट है ये SHM होगा, और बाहर वाला पार्ट अगेन इट्स अ फ्री फॉल. तो क्या कंप्लीट मोशन SHM है? इसका आंसर क्या होगा? नो, ओनली येलो पार्ट इज SHM. बट इज दिस मोशन पीरियोडिक? ये सेम ऑसिलेशंस बार बार रिपीट होने वाला है. सबको दिख रहा है ये मोशन पीरियोडिक होगा. और इस पीरियोडिक मोशन का अगर मुझे टाइम पीरियड चाहिए तो मुझे किसी तरह ये वाले जर्नी का टाइम निकालना होगा t1, और b से c तक की जर्नी का टाइम निकालना होगा, इसको t2 मान लेते. तो अगर मैं t1 और t2 निकाल लूं तो मुझे बताओ पूरे ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा?
रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स T1 प्लस T2। यस और सर वो नीचे जाने के बाद वापस ऊपर आएगा। यस, वो यहाँ से इधर जाएगा, फिर वापस नीचे जाएगा, फिर वापस यहाँ से ऊपर आएगा और फिर वापस पूरा ऊपर आ जाएगा, तब जाके एक साइकिल कंप्लीट होगा ना। तो सर वो ऊपर कैसे आएगा वापस? नीचे फ्री फॉल नहीं होगा? नीचे फ्री फॉल, नीचे मतलब अर्थ वापस उसको अट्रैक्ट कर लेगा ना यार। जब वो टनल के ये वाले एंड से निकलेगा, ये वाले पोर्शन में अर्थ उसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा ना। यस सर। तो जो ऊपर हो रहा है वही सेम चीज नीचे भी हो रही होगी। यस समझ सर। आया? अभी ऐसा कुछ इसका ऑसिलेशन हो रहा होगा, यहाँ से यहाँ फिर वापस रिटर्न। तो अगर मैं किसी तरह बस ये वाले जर्नी का टाइम निकाल लूं, तो टोटल टाइम पीरियड जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा ना। इतना पार्ट क्लियर है? यस सर। अभी T1 कैसे निकालेंगे? T1 अपन काइनेमेटिक से निकाल सकते हैं। A से B तक डिस्प्लेसमेंट इज h, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज g एंड u इज 0। u 0 लिख दिया ऑलरेडी। तो जो टाइम लगेगा T1, उसके लिए सेकेंड इक्वेशन यूज कर लो। तो T1 2h/g का अंडर रूट आ जाएगा, राइट। अभी इस सवाल का जो सबसे ट्रिकी और डिफिकल्ट पार्ट है वो है T2 निकालना। T2 टाइम में जो जर्नी हो रहा है B2C, इज दैट SHM और नॉट? B2C वाला पार्ट जो होगा वो तो SHM होगा, यस और नो? अर्थ के अंदर, ये हमने प्रूव किया था ऑलरेडी पहले। बट B2C वाला जो SHM है उसमें क्या B एम्पलीट्यूड होगा? क्या B उस SHM का एक्सट्रीम पोजीशन होगा? अगर एक्सट्रीम पोजीशन होता तो B पे स्पीड 0 होता ना। बट क्या इस केस में B पे स्पीड 0 है या नॉन जीरो? नॉन जीरो। B पे स्पीड नॉन जीरो होगा, वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया। द वेलोसिटी एट B इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2gh, राइट। सो B से C तक कितना टाइम लगेगा इसको निकालने के लिए? सबसे पहले मुझे SHM का एम्पलीट्यूड निकालना होगा। हम लोग हमेशा टाइम कैसे निकालते थे? फेजर डायग्राम से। तो इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं, क्या लगता है यहाँ पे एम्पलीट्यूड R से बड़ा होगा या छोटा होगा? एम्पलीट्यूड R से बड़ा होगा, राइट। यस अगर सर। B पे वो रेस्ट पे होता तो एम्पलीट्यूड R हो जाता, बट B पे भी वो मूव कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड R से बड़ा होगा। तो फेजर डायग्राम में जो सर्कल बनाएंगे उसका रेडियस एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा, और SHM का जो पार्टिकल है उसका पोजीशन R के इक्वल, और वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन आ रहा है, मतलब वो पार्टिकल यहाँ पे कहीं तो होगा, और सर्कल पे उसका जर्नी यहाँ से यहाँ हो रहा होगा। तो उसने ये थीटा एंगल कवर किया होगा अपने जर्नी में। इसको अगर मैं थीटा मान लूं, ये R के इक्वल होगा, और ये एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू R/a, है ना। दैट मीन्स थीटा कवर्ड विल बी साइन इनवर्स ऑफ R/a। इसका मतलब मुझे किसी तरह a निकालना होगा, और इस थीटा को मैं ओमेगा टाइम्स T2 के इक्वल कर दूंगा। ओमेगा क्या होगा? ओमेगा की वैल्यू याद है? Gm/r³ होती है इसके लिए। ये देखा था अपन टनल वाले एग्जांपल में। सर हाँ बताओ। सर ये एम्पलीट्यूड h प्लस r क्यों नहीं होगा? ये वाला जो पोर्शन है ये SHM का पोर्शन नहीं है ना, ये तो फ्री फॉल हो रहा था। यस सर। तो SHM का एम्पलीट्यूड अननोन है, वो हम ऐसे डायग्राम से थोड़ी प्रेडिक्ट कर पाएंगे। क्या A to C ये पूरा मोशन SHM का मोशन है? अगर A to C पूरा SHM का मोशन होता तो अपन एम्पलीट्यूड को h प्लस r बोल सकते थे, बट A to B इज फ्री फॉल ना। यस सर। हाँ। तो SHM का एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो अननोन है अभी तक। और SHM का एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे? तुम्हें पोजीशन B पे क्या क्या पता है? B पे तुम्हें वेलोसिटी भी पता है, और B का पोजीशन भी पता है। B पे x इक्वल्स टू r के इक्वल होगा SHM का, और B पे वेलोसिटी ये होगा। ऐसा कोई इक्वेशन ध्यान में आ रहा है जो वेलोसिटी और x के बीच में रिलेशन बताए और जिसमें एम्पलीट्यूड भी आ जाए? और v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट h। यस। तो ये इक्वेशन हमें एम्पलीट्यूड निकाल के दे देगी। इस इक्वेशन में v की वैल्यू अंडर रूट 2gh डाल दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो v² इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x²।
v को √2gh डाल दो, ओमेगा स्क्वायर को ये लिख दो gm/r³। gm/r³ को अपन g/r लिख सकते। वेरी गुड। तो ये g/r हो जाएगा। a मुझे निकालना है, a स्क्वायर अननोन है और x की वैल्यू r के इक्वल है, तो g कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से। तो कितना आ रहा है ये 2hr प्लस r स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये a आ जाएगा। यस और नो? यस सर। और t2 की वैल्यू अपन ये वाले इक्वेशन से निकाल लेंगे। ये वाले इक्वेशन से t2 कितना आ रहा है 1/ओमेगा। 1/ओमेगा मतलब r/g का अंडर रूट इंटू साइन इनवर्स ऑफ r/a। r/a मतलब r अपॉन अंडर रूट ऑफ 2hr प्लस r स्क्वायर। तो ये t2 आ गया, और t2 आ गया तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। t1 और t2 दोनों को ये वाले एक्सप्रेशन में डालो। समझ में आया? किसी को भी डाउट है किसी भी स्टेप में बताओ। तो मैं अभी ज्वाइन हुआ सर, ये कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो आप? ये इलस्ट्रेशन 6 डिस्कस कर रहा हूँ, एक्चुअली हो चुका डिस्कशन पूरा। हाँ सर, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। चलेगा। नेक्स्ट डाउट बताओ 7 ऑनवर्ड्स, इलस्ट्रेशन 7 ऑनवर्ड्स। Yes, sir. सर हाँ बताओ। सर आप इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहे क्या? हाँ मैं इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं सर, अभी नहीं, मैंने वैसे ही पूछा सर। आज की डाउट। हाँ इलस्ट्रेशन पहले कर लेते, फिर बाद में तुम अपने दूसरे डाउट्स भी पूछ लो बुकलेट से। पहले सॉर्ट एग्जांपल्स के डाउट्स मैं क्लैरिफाई करूंगा, और उसके बाद अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट्स हो तो वो भी पूछ सकते हो। ओके, सो देखो इलस्ट्रेशन 8 में क्या दिया हुआ है। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m is suspended by 2 identical threads each of length 1 and it is turned through a small angle about the vertical axis passing through the middle point C. Then the rod is released to perform small oscillations. Find the time period. तो देखो ये सवाल को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। ये सवाल में देखो क्या हो रहा होगा। ये वर्टिकल एक्सिस दिखाई दे रहा है जिसको मैं रेड कलर में मार्क कर रहा हूँ। Yes, sir. इस एक्सिस के अबाउट रॉड को रोटेट किया जा रहा है। तो रॉड तो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रहेगा। रॉड का ये वाला जो हिस्सा है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट ए जो है वो है इनटू द स्क्रीन जा रहा होगा। ये विजुअलाइज कर पा रहे हो? ए से ए डैश इनटू द स्क्रीन चला गया होगा, एंड सिमिलरली पॉइंट बी किस तरफ जा रहा होगा? आउट ऑफ द स्क्रीन। परपेंडिकुलर टू प्लेन रोटेट करेगा ना? यस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, उस तरीके से वो रोटेट करेगा। तो पूरा का पूरा रॉड तुम्हें दिख रहा है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है। अगर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रोटेट कर रहा होगा। ये सब विजुअलाइज कर पा रहे हो? Yes, sir. एंड करस्पॉन्डिंगली ये वाला जो स्ट्रिंग होगा, मान लेते हैं कि ये गामा एंगल से रोटेट हो चुका है और स्ट्रिंग का ये नया पोजीशन मान लेते हैं। एंड सिमिलरली ये वाला जो स्ट्रिंग है ये भी बाय सिमेट्री सेम गामा एंगल से रोटेट हो जाएगा। इसको गामा मान लो। ओके, सो अभी इस पोजीशन पे अगर मैं रॉड का एफबीडी बनाता हूं, ये रॉड को कंसिडर करेंगे। इसका एफबीडी देखो क्या क्या फोर्स लग रहा है। इसके सेंटर ऑफ मास से तो वेट लग रहा होगा, और ये दोनों स्ट्रिंग्स टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, राइट? क्या ये रॉड वर्टिकल डायरेक्शन में एसोलेट कर रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसका एसोलेशन 0 होगा ना। जो भी ऑसिलेशन है वो हॉरिजॉन्टल में ही हो रहा होगा। सेंटर ऑफ मास तो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, इसके अबाउट ही रोटेशन हो रहा होगा। तो टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट्स 2t cos गामा ये mg को बैलेंस कर रहा होगा, एंड गामा इज वेरी स्मॉल, तो cos गामा को अप्रोक्सीमेटली 1 मान लो। दैट मींस टेंशन इज इक्वल्स टू mg/2, राइट? और ये टेंशन के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ये टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है ये वाले,
इसको अपन टी साइन थीटा बोल सकते हैं। यहाँ पे ये टी साइन थीटा होगा। तो सब लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो, ये टी साइन थीटा इस रॉड को वापस अपने मीन पोजीशन पे रिस्टोर कर रहा होगा। और इस टी साइन थीटा का टॉर्क कितना होगा? टी साइन थीटा इंटू एल बाई टू प्लस टी साइन थीटा इंटू एल बाई टू, तो इंटू 2। ये टेंशन का रिस्टोरिंग टॉर्क होगा जो रॉड को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर कर रहा है। अच्छा, एक्चुअली ये थीटा नहीं होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए था? गामा होना चाहिए था। अपन ये वाला एंगल का रेफरेंस ले रहे हैं ना, ये गलत लिख दिया मैंने। कंपोनेंट्स के लिए ये वाला एंगल लेंगे ना, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी टी कॉस गामा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी टी साइन गामा। यस तो यहाँ पे भी, यहाँ पे तो सही लिखा था, ये गामा ही लिखा था, ठीक है। दैट मीन्स रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी टी साइन गामा इंटू एल बाई टू इंटू 2। और इस रिस्टोरिंग टॉर्क को किसके इक्वल करेंगे? आई इंटू अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट कितना होगा? स्क्वायर बाई 12। तो साइन गामा को अप्रोक्सीमेटली गामा लिख दो और टी को mg बाई 2 लिख दो। सो mg बाई 2 इंटू गामा इंटू एल बाई 2 इंटू 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा। तो m कैंसिल हो रहा है, एक l भी कैंसिल हो रहा है। अल्फा की वैल्यू ये 2 और ये 6, सो अल्फा कितना आ रहा है? 6g बाई एल टाइम्स गामा। बट मुझे बताओ, मुझे अल्फा को गामा के टर्म्स में निकालना चाहिए कि थीटा के टर्म्स में? जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने रॉड को दिया था वो थीटा था कि गामा था? Theta. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो थीटा था, तो रॉड का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी थीटा के टर्म्स में निकालना पड़ेगा ना। तो हमें किसी तरह गामा और थीटा में रिलेशन निकालना है। और गामा और थीटा में रिलेशन निकालने के लिए ये वाले आर्क का लेंथ देखो, ये वाला लेंथ एल है, तो पिंक कलर में मैंने जो मार्क किया हुआ है उस आर्क के लेंथ, तो उस आर्क के लेंथ को मैं एल टाइम्स गामा मान सकता हूँ। ये वाला अगर अपन स्ट्रिंग देखते हैं तो इमेजिन करो कि ये वाला स्ट्रिंग इस पॉइंट के अबाउट गामा एंगल से रोटेट कर रहा है, तो उसने यहाँ पे जो आर्क का लेंथ सबटेंड किया होगा वो एल टाइम्स गामा होगा। Yes, sir. एंड सेकेंड विजुअलाइजेशन ये वाला देखो, इमेजिन करो कि ये वाला जो रेडियस है वो इस पॉइंट के अबाउट थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है, तो इसको मैं एल बाई टू थीटा भी लिख सकता हूँ। वेरी गुड। तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी आ रही है? गामा इज कमिंग आउट टू बी थीटा बाई 2। तो गामा को सब्सटीट्यूट कर दो इन टर्म्स ऑफ थीटा, इसको थीटा बाई 2 लिख दो। तो अभी अल्फा इन टर्म्स ऑफ थीटा आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 3g बाई एल टाइम्स थीटा। तो ये वाले टर्म को अपन अभी ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं और टाइम पीरियड भी मिल जाएगा। यस Yes, sir. और नेक्स्ट सवाल, सर 10th ओके। आई थिंक सोल्यूशन में वो लोग ने 10th को एनर्जी मेथड से सॉल्व किया, बट एनर्जी मेथड मैंने मना किया था, इसको नॉर्मल तरीके से अपन ट्राई करेंगे, नॉर्मल मेथड से। ये डायग्राम ले लेते, देखो यहाँ पे सवाल में क्या दिया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लाइडिंग along the inside surface of a cylinder of radius capital R। तो प्योर रोलिंग कंडीशन दिया हुआ है और हमें टाइम पीरियड निकालना। सो देखो इधर डायग्राम में टाइम पीरियड निकालने के लिए अपन ने स्पीयर को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया। मान लो इसको मैंने थीटा एंगल से रोटेट किया, ओके। तो थीटा एंगल से रोटेट करके छोड़ने पर इस स्पीयर पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? इस तरफ mg साइन थीटा लग रहा होगा, और ये mg साइन थीटा का रिस्टोरिंग टॉर्क इसको वापस अपनी मीन पोजीशन पे ले जाएगा, यस और नो?
ओमेगा को भूल यस जाओ, सर। अपन एनर्जी मेथड यूज नहीं कर रहे। सो mg sin थीटा इनटू द रेडियस। अच्छा अभी देखो रेडियस का भी हमें ध्यान रखना होगा। r माइनस r। करेक्ट, ये वाला जो डिस्टेंस है बड़े वाले सिलेंडर का सेंटर टिल छोटे वाले सिलेंडर का सेंटर, ये डिस्टेंस r माइनस r होगा। यस सर। डायग्राम को एक बार मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, डायग्राम सर प्रॉपर्ली यहाँ पे रेडियस दिखाया r2 लिया हम लोग ने। क्या बोल रहे हो? रेडियस r माइनस r क्यों लिया? हाँ हाँ वही मैं वही बता रहा हूँ, डायग्राम में प्रॉपर तरीके से बना देता हूँ। मान लो ये बड़ा वाला सिलेंडर है और बड़े वाले सिलेंडर का ये सेंटर है और उसके ऊपर ये छोटा सिलेंडर रोल कर रहा है। तो मान लो उसको डिस्प्लेस करने के बाद वो यहाँ पे पहुंच गया। वर्टिकली जब वो था तब वो उसका मेन पोजीशन था। वर्टिकल से मैंने उसको थीटा एंगल से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया। इसको C1 मान लो और इसको C2 मान लो। तो जब इसको अपन डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो यहाँ पे mg लग रहा होगा नीचे की तरफ। mg का ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होगा और ये कंपोनेंट mg cos थीटा होगा और ये इस तरीके से रोल होना शुरू होगा रे ऐसे, और फ्रिक्शन बैकवर्ड्स लग रहा होगा। फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा। यस सर। तो अभी सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि अपन टॉर्क इक्वेशन कौन से पॉइंट के अबाउट लिखेंगे। लेट मी मार्क सम मोर पॉइंट्स। मैंने सेंटर्स तो मार्क कर दिए C1 C2। इसको मैं पॉइंट P भी मार्क कर देता। अभी बताओ टॉर्क इक्वेशन कौन से पॉइंट के अबाउट लिखना हमारे लिए आसान होगा। p पॉइंट। P पॉइंट इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं टॉर्क इक्वेशन लिखने के, आइदर सेंटर ऑफ मास के अबाउट या फिर IC/OR के अबाउट। तो यहाँ पे अगर मैं P पॉइंट के अबाउट लिखूं तो हमें फ्रिक्शन की फिक्र करने की जरूरत नहीं, खाली mg sin थीटा का ही टॉर्क आएगा P पॉइंट के अबाउट। और वो टॉर्क कितना होगा? mg mg sin थीटा इनटू स्मॉल r। ये जो बड़ा वाला रेडियस है ये कैपिटल R है और जो छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस है ये स्मॉल r है। तो mg sin थीटा का टॉर्क P पॉइंट के अबाउट, टॉर्क अबाउट पॉइंट P, ये mg sin थीटा इनटू स्मॉल r होगा इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको भी अपन P पॉइंट के अबाउट ही निकालेंगे। सॉलिड दिया है कि हॉलो दिया? सॉलिड सिलेंडर, तो ये 3/2 mr² होगा टाइम्स अल्फा। बट ये जो अल्फा है ये कौन सा अल्फा है, किसका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा? सर p क्या बोर्ड निकालना है ना? P के अबाउट, तो ये सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ना अल्फा। सर प्लस mr² आएगा ना? हाँ वो प्लस करके ही मैंने 3/2 लिखा ना, mr²/2 प्लस mr², तो 3/2 mr² हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉलो कर रहे हो? ये समझ में आ रहा है? सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यस ई सर। एक्सिस के अबाउट 3/2 mr² होगा। और ये जो अल्फा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये अल्फा सिलेंडर का अल्फा होगा। रिजिड बॉडीज का एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट के अबाउट सेम ही होता है, ये सबको पता है ना, फिर चाहे वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो या फिर P पॉइंट के अबाउट हो। साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या मानेंगे? थीटा। थीटा। तो GR इंटू थीटा इक्वल्स टू 3/2 r² अल्फा। एक r कैंसिल हो जाएगा एंड अल्फा की वैल्यू 2g/3r टाइम्स थीटा। सबसे कॉमन मिस्टेक है इसी को ओमेगा स्क्वायर बोल देना। इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं बोल सकते बताओ? थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो इसके अबाउट है, ये वाले रोटेशन के करस्पॉन्डिंग थीटा है। बट क्या अल्फा उसी रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको मैंने थीटा दिया? नो, अल्फा इज रिप्रेजेंटिंग रोटेशन ऑफ द सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो अगर ये दोनों पैरामीटर्स अलग अलग रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे तो उनके रिलेशन में जो कांस्टेंट आएगा उसको अपन ओमेगा स्क्वायर नहीं बोलेंगे। ओमेगा स्क्वायर तभी बोल पाएंगे जब अल्फा और थीटा ये एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ही रोटेशन को डिनोट कर। ये बात समझ में आ रही है सबको? एनी कंफ्यूजन? तो सर कैसे अल्फा का निकालेंगे? कोई आंसर है?
सॉरी वापस बोलो। अल्फा किसको डिनोट कर रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? एक्स। देख यहाँ पे जब सिलेंडर मूव करेगा, सिलेंडर को जब मैं यहाँ से रिलीज करूंगा तो वो इस पाथ के अलोंग मूव करने वाला है ना, इस तरीके से। तो जब वो इस तरीके से मूव करेगा तो उसके मूवमेंट का एक एंगुलर एक्सेलरेशन सर्कल के सेंटर के अबाउट भी आने वाला है, C1 के अबाउट। तो ये वाले एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं अल्फा डैश नाम दे देता हूं, और एक एंगुलर एक्सेलरेशन सिलेंडर का खुद का होगा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हो, ये अल्फा डैश और अल्फा में। अल्फा डैश इज द एंगुलर एक्सेलरेशन करस्पॉन्डिंग टू थीटा। जैसे कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो सर्कल के सेंटर के अबाउट भी अपन अल्फा डिफाइन करते हैं ना, तो यहाँ पे वो अल्फा डैश है, और अल्फा मतलब खुद के अबाउट। तो मुझे बताओ थीटा के साथ किसको रिलेट करना चाहिए था मुझे, अल्फा को या अल्फा डैश को? So alpha dash. अल्फा डैश, क्योंकि अल्फा डैश थीटा एंगल वाला एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो मुझे किसी तरह अल्फा और अल्फा डैश में रिलेशन निकालना होगा, और रिलेशन निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देखो। स्मॉल सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास है, इसका एक्सेलरेशन अगर मैं ए कॉम मान लूं तो अल्फा डैश की रिस्पेक्ट में ये ए कॉम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम कर रहा है अबाउट दिस सेंटर। सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा था तुम लोग ने? अल्फा आर, राइट। और छोटे सिलेंडर का जो सेंटर है वो कौन से रेडियस में जा रहा होगा? ये वाला जो लेंथ है ये कितना होगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर मतलब नीचे तक का लेंथ है, और उसमें से ये स्मॉल आर हटा दो, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल along which C2 is moving, center of mass of the smaller cylinder. तो C1 के अबाउट जो अल्फा डैश होगा, अल्फा डैश को अगर मैं रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं r माइनस आर, तो ये मुझे ए कॉम दे देगा। ये समझ में आया? Yes sir. समझ लो ये वैसे ही एग्जांपल हुआ ना, मतलब कि यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर किसी सर्कल के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो या फिर अल्फा डैश, तो उस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में अल्फा डैश आर मान सकता हूँ ना। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है। मैं कौन से पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ सर्कल में जाते हुए? C2 को, छोटे सिलेंडर के सेंटर को। इसको अपन सर्कल में जाता हुआ मान रहे, और कौन से रेडियस में जा रहा है वो, कौन से रेडियस के सर्कल में? r माइनस आर। एंड सर्कल के सेंटर के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है? अल्फा डैश। तो अल्फा डैश r माइनस आर विल बी ए कॉम। यस निशिम, बताओ अभी क्या पूछ रहे थे? सो मैं ये पूछ रहा था कि मतलब ये कंफर्म कर रहा था कि यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं ना कि सर्कुलर मोशन और रोटेशन जो दोनों साथ में हो रहा है, इसलिए वो जो सर्कुलर मोशन की वजह से जो अल्फा डैश आता है, और फिर रोटेशन की वजह से अल्फा आ रहा है, राइट? यस परफेक्ट। सर्कुलर मोशन की वजह से अल्फा डैश मान रहे हो अपन बड़े वाले सर्कल के सेंटर पे, और खुद के रोटेशन की वजह से अपन अल्फा मान रहे, सिलेंडर का खुद का रोटेशन अपने ही एक्सिस के अबाउट। और खुद का जो अल्फा है उसका रिलेशन ए कॉम से क्या होगा? रोलिंग कंडीशन में क्या करते हैं अपन, ए कॉम और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होता है? सो अल्फा आर। करेक्ट। इसी ए कॉम को अपन अल्फा इंटू स्मॉल आर से भी इक्वेट कर सकते। एनी डाउट्स? सिद्धार्थ बताओ। और सर दोनों अल्फा सेम क्यों नहीं होगा? मतलब सेम क्यों होगा ये बताओ, एनी रीजन सेम होने का? अगर कंफ्यूजन है कि सेम होगा या नहीं होगा तो उसके लिए अलग मान लो, सेम होना होगा तो अपने आप सॉल्व करने पर सेम आ जाएगा ना। यस सर। दोनों अल्फास अलग थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बात समझ में आ रही है ना? तो उनको सेम मानना गलत होगा ना। अलग थीटा को मतलब सर? अलग रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना दोनों अल्फास। अच्छा। ये वाला जो अल्फा है वो सर्कल के सेंटर के अबाउट रोटेशन दे रहा है, और ये वाला जो अल्फा है वो छोटे वाले सिलेंडर के खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेशन दे रहा है। यस तो दोनों का सेम होने का कोई लॉजिक ही नहीं है ना। यस। और दोनों अल्फा से मैंने ए कॉम निकाल लिया, और दोनों अल्फा से ए कॉम को रिलेट करने पर अपन ये दोनों टर्म्स को इक्वेट कर सकते।
सो इससे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा विल बी इक्वल्स टू अल्फा डैश आर माइनस आर अपॉन स्मॉल आर, और हमारे इक्वेशन में अल्फा को अल्फा डैश के टर्म्स में लिख दो। यहाँ पे जो अल्फा आया था उसको लिख दो अल्फा डैश आर माइनस आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल्स टू 2g अपॉन 3r टाइम्स थीटा। तो ये r कैंसिल हो जाएगा एंड अल्फा डैश विल बी 2g अपॉन 3r माइनस r टाइम्स थीटा। तो अभी इस इक्वेशन में ये वाला अल्फा डैश और ये वाला थीटा सेम रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़े वाले सर्कल के सेंटर के अबाउट जो रोटेशन हो रहा है। तो अभी अपन ये वाले टर्म को ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं, जिससे टाइम पीरियड मिल जाएगा। समझा अभी सबको ये सवाल? Yes. यस sir. सर। ओके, फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 11 तो आसान है, अपन ने ऐसा टाइप का सवाल दिखा था ना क्लास एग्जांपल से। हाँ सर, क्लास एग्जाम। Yes, sir. 12th Yes, sir. 12. तो 12 डाउट है? ओके, देख लीजिए। Yes, sir. सर हाँ निशिम बोलो। सर ये इलस्ट्रेशन तो बहुत अच्छे लेवल का है ना सर, तो फिर मतलब अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया बराबर से, तो मतलब TWT में आने के चांसेस है क्या इसमें? नहीं नहीं, बहुत कम चांस है, इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। TWT तुम्हें मोस्टली आसान ही लगेगा, डोंट वरी। बुकलेट अगर तुमने पूरा कर लिया एक्सरसाइज 4 तक तो TWT तुम इजीली क्रैक कर लोगे, डोंट वरी। इलस्ट्रेशन 12 देखो अभी। Uniform rod of mass m, length L performs small oscillations about horizontal axis passing through the upper end. Find the mean kinetic energy of the rod averaged over one oscillation if at the initial moment it was deflected by an angle of theta naught and imparted an angular velocity of omega naught. मान लो रॉड इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, ये हिंज पॉइंट है, और ये वर्टिकल वाला जो पोजीशन है वो रॉड का मीन पोजीशन होगा। तो अपने मीन पोजीशन से ये थीटा नॉट एंगल से इसको डिफ्लेक्ट किया हुआ है और साथ में ओमेगा नॉट वेलोसिटी दे दी। तो मुझे बताओ क्या थीटा नॉट एंगुलर एम्पलीट्यूड होगा या उससे कम होगा? इसको अगर थीटा नॉट पे ओमेगा नॉट वेलोसिटी दिया हुआ है तो मतलब वो वहां पे रेस्ट पे नहीं है ना, तो मतलब थीटा की वैल्यू और बढ़ सकती है। सो थीटा नॉट इज नॉट द एम्पलीट्यूड, थीटा नॉट इज जस्ट द करस्पॉन्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेयर एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट। तो जिस तरीके से हमें एक्स और वी में रिलेशन पता था, क्या रिलेशन था? v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अपन ओमेगा नॉट को, ये ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी वाला ओमेगा नॉट है और ये वाला जो ओमेगा है वो SHM का ओमेगा, इसको अपन एंगुलर एम्पलीट्यूड, इसको थीटा ए मान लेते माइनस थीटा नॉट का स्क्वायर। ये इक्वेशन अपन यूज कर सकते। और SHM का जो ओमेगा है वो तो अपन निकाल सकते फिजिकल पेंडुलम वाले कॉन्सेप्ट से। एज पर फिजिकल पेंडुलम टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज पॉइंट व्हिच इज ml स्क्वायर बाय 3 अपॉन mgd। d मतलब l by 2 होगा, राइट? Yes, sir. सो यहाँ से टाइम पीरियड 2 पाई 2l by 3g, इसका अंडर रूट आ रहा है एंड ओमेगा इज 2 पाई अपॉन t, तो ओमेगा की वैल्यू 3g अपॉन 2l होगी, इसका अंडर रूट। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें थीटा नॉट मिल जाएगा, सॉरी थीटा ए मिल जाएगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड। हमारा टारगेट क्या फाइंड करना है? मीन काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड ओवर वन ऑसिलेशन। इसका रिजल्ट याद है किसी को भी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी सर k स्क्वायर बाय 4। लीनियर वाले के लिए बता दो, लीनियर वाले के लिए क्या होता था? हाफ A एम square by m ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर a स्क्वायर बाय स्क्वायर 4 बाय कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये जनरल के ही था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, याद है? Yes, sir. और इसका एवरेज करेंगे तो मतलब मुझे कॉस स्क्वायर का एवरेज लेना पड़ेगा एंड कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ होता है,
That means average of ke over one oscillation will be 1/4 m omega square a square. ये एवरेज होगा, राइट? Yes. तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगुलर में क्या हो जाएगा? एंगुलर में अपन मास को किससे रिप्लेस करेंगे? I. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओमेगा तो सेम रहेगा, ये एसएचएम वाला ही ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर. और लीनियर एम्पलीट्यूड को अपन थीटा है। एंगुलर एम्पलीट्यूड से रिप्लेस कर देंगे. वेरी गुड. थीटा ए का स्क्वायर. तो ओमेगा पता है अपन को, आई भी पता है, और थीटा ए भी ये वाले इक्वेशन से निकाल लेंगे. तो इससे सॉल्व हो जाएगा. यू विल गेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी. यस और नो? So So, इधर yeah. थीटा नॉट तो हम मतलब उसमें फाइल के ना वो रिप्रेजेंट करेंगे ना, चेंज इन थीटा थोड़ी रिप्रेजेंट करेगा. कौन सा थीटा नॉट? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स तो चेंज इन, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स तो चेंज इन पोजीशन है ना. एक्स मतलब थीटा नॉट तो X- फिर इनिशियल. एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा था ये वाले इक्वेशन में? एक्स वाज इक्विवेलेंट टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम विच पोजीशन? फ्रॉम मीन पोजीशन. तो वैसे ही थीटा नॉट भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होना चाहिए ना. वही तो रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा नॉट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस मीन पोजीशन. तो जो काम यहाँ पे एक्स कर रहा है वही काम यहाँ पे थीटा नॉट कर रहा होगा. एक्स पे करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी में v मानता था, तो यहाँ पे थीटा नॉट पे करस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट होगा. सब बट यहाँ पे तो हम थीटा नॉट पे ले जाके फिर छोड़ रहे हैं ना. हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? तो सर वहाँ पे मीन पोजीशन होनी चाहिए ना. नहीं, मीन पोजीशन का ये मतलब थोड़ी है जहां से छोड़ा वो मीन पोजीशन. मीन पोजीशन पे तो हमेशा बॉडी इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए ना. तो इरिस्पेक्टिव तुम उसको कहाँ से भी छोड़ो या फिर कितना भी स्पीड दो, क्या मीन पोजीशन येलो लाइन से चेंज होगा कभी भी? मीन पोजीशन तो हमेशा ये वाला ही वर्टिकल लाइन होगा ना. यस सर. मीन पोजीशन की बस एक ही स्पेशलिटी है, वहां पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. एंगुलर में नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए. इट शुड बी अंडर इक्विलिब्रियम. ओके. तो तुम थीटा नॉट पे भी जाके अगर उसको छोड़ दोगे या फिर कुछ स्पीड भी दे दोगे ओमेगा नॉट, तो ये थीटा नॉट हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल बी योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ओनली. तो एक्स का काम ये थीटा नॉट ही कर रहा है. अभी समझ में आया ये? यस सर. ऑलराइट. और सर पीछे भी इलस्ट्रेशन. हाँ, तो अभी पीछे वाले इलस्ट्रेशंस के डाउट्स क्लैरिफाई कर लो. मुझे नंबर बता दो जल्दी से. और सर 20. 20. अच्छा, ये वाला मैंने शायद आज सुबह के बैच में डिस्कस किया था, बट सारे बैचेस में नहीं हुआ था, तो बता देता हूँ मैं वापस. देखो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ है, इंस्टॉल बिटवीन टू इंक्लाइन वॉल्स, और वॉल्स का एंगल वर्टिकल से अल्फा दिया हुआ है. इट ऑसिलेट्स विद द मैक्सिमम स्पीड ऑफ यू. निशिम, कुछ पूछना है तुम्हें? बताओ. सर मैं ये पूछा सर, डाउट लेके 7:30 तक ही है. 7:30 से थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं. एक्चुअली मेरा 8 बजे से एक सेशन है, तो 8 अच्छा, तक एक्सटेंड कर सकता हूँ. ओके सर. सो ये इसका मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है मीन पोजीशन पे, और बॉल से वो इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, और हमें टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. सो देखो, ये जो मैक्सिमम स्पीड है वी मैक्स को अपन ओमेगा टाइम्स ए लिख सकते हैं, और पेंडुलम के लिए ओमेगा की वैल्यू √g/l होती है, राइट? यहाँ पे अगर इस बॉब को वॉल से कोलाइड करना है, तो इसका जो एंगुलर एम्पलीट्यूड है उसको मैं थीटा ए मान लेता हूँ. एंगुलर एम्पलीट्यूड अल्फा से बड़ा होगा तभी वो वॉल से कोलाइड कर पाएगा. ये बात समझ में आ रही है सिद्धार्थ? सर इक्वल होगा तो भी करेगा ना. इक्वल होगा तो जस्ट टच कर जाएगा, तो ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मान लो, ठीक है, तभी कोलाइड कर पाएगा ना. और एंगुलर एम्पलीट्यूड अगर मैं थीटा ए मान रहा हूँ,
तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लीनियर एम्पलीट्यूड होगा, स्मॉल एंगल्स के लिए अपन ये वाला जो जर्नी है इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, तो इसका जो लीनियर एम्पलीट्यूड होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, L टाइम्स थीटा आई, राइट। यस सर। मैक्सिमम स्पीड, लीनियर एम्पलीट्यूड और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, ये वाला। तो यहाँ पे वी मैक्स को यू डाल दो, ओमेगा को √g/L डाल दो और लीनियर एम्पलीट्यूड को L थीटा ए लिख दो, तो तुम्हें पहले पार्ट का आंसर मिल जाएगा। अल्फा और यू में रिलेशन मिल जाएगा ना इससे। यस सर। यहाँ से थीटा ए निकाल लो एंड थीटा ए को अल्फा से बड़ा मान लो, थीटा ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा, तो रिलेशन वाले पार्ट का ये आंसर होगा। अभी टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। लीनियर एसएचएम अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो उसका अपन ये इक्वेशन लिखते हैं, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। तो यहाँ पे एंगुलर एसएचएम को भी मेन पोजीशन से स्टार्ट होता हुआ मान लो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो x के बदले थीटा, a के बदले थीटा a इंटू साइन ओमेगा टी, ये लिख सकते हैं अपन। यस सर। और अगर मैं किसी तरह ये वाले जर्नी का टाइम निकाल लूं t1 या t, तो पूरे एक ऑसिलेशन का जो टाइम है वो 4 टाइम्स t हो जाएगा। यस सर। और t निकालने के लिए अपन थीटा को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा को अपन अल्फा मान सकते हैं। तो जिस इंस्टेंट पे थीटा अल्फा होगा उसके करस्पॉन्डिंग टाइम इस इक्वेशन से आ जाएगा, साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल्स टू अल्फा बाय थीटा ए। थीटा ए तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, ये वाले इक्वेशन से। थीटा ए की वैल्यू इसमें डाल दो और t की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा साइन इनवर्स ऑफ अल्फा अपॉन थीटा ए, ये आ जाएगा। और इस t का 4 टाइम्स, ये हमारा टोटल टाइम पीरियड होगा पूरे ऑसिलेशन का। समझा अभी? यस सर। ओके, नेक्स्ट डाउट बताओ। सर अगर उससे कम होता है तो? उससे कम होता तो फिर पूरा लिख लेते, जो सिंपल पेंडुलम का होता है 2 पाई √L/g। अगर मान ले वॉल से कोलाइड नहीं कर रहा होता और वो पूरा ऑसिलेशन कर रहा होता जितना उसको करना चाहिए, तो अपन डायरेक्टली ये रिजल्ट बोल देते ना, यस जैसे सर। सिंपल पेंडुलम का होता है। बट यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो इससे कम होगा क्योंकि वो पूरा नहीं कर पा रहा, बीच में बॉल से टकरा रहा है, पूरा करने से पहले ही वो बॉल से टकरा के रिवर्स हो रहा है। तो ये वाला जो टाइम हमने निकाला, इसको अगर मैं ये वाले टाइम से कंपेयर करता हूँ तो ये इनइक्वालिटी आ जाएगा। समझ पा रहे हो ये? यस सर। ओके, सर 26। सर 22। 22। ओके, पहले वो देख लेते। अच्छा, ये तो हीट एंड थर्मो वाला कॉन्सेप्ट है ना, थर्मल एक्सपेंशन। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक हैज अ टाइम पीरियड 2.02। याद है, ये पढ़ा था अपने थर्मल एक्सपेंशन में, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। टाइम लॉस्ट या फिर गेन का हमने क्या फॉर्मूला देखा था, हाफ अल्फा डेल्टा टी, यस। डेल्टा थीटा। Yes. दिस वाज डेल्टा टी अपॉन टी, टाइम लॉस्ट और गेन पर यूनिट टाइम। ये फॉर्मूला यूज करके ट्राई करोगे, 22 आ जाना चाहिए इससे। ओके सर। एक बार वो कॉन्सेप्ट तुम रिवाइज कर लो, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो हीट एंड थर्मो में हमने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था, उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा बोल रहे थे? सर 26। 26। सर हाँ बताओ। सर इलस्ट्रेशन में जनरली से ज्यादातर टाइम समझ ही नहीं आता उन लोगों का सोल्यूशन, खुद से हो जाता है, मतलब आपने जो मेथड बोला उससे हो जाता है, उन लोगों का सोल्यूशन नहीं समझ में आता। तो चलेगा ना, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता? चलेगा, सोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे से समझ लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशंस कभी कभी बहुत लेंथी दिया रहता है बुकलेट में। ये सवाल देखो, फिगर shows 3 springs A, B, C with force constants K1, K2 and K3 respectively connected to a block of mass M passing through a light pulley। तो ये सिचुएशन दिया हुआ है इधर, ये M मास का ब्लॉक है और 3 स्प्रिंग्स K1, K2 और K3। पुली भी मासलेस है, लाइट पुली। Assuming all other things to be massless, find the time period of oscillation। ओके, सो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो तुम लोग, ये वाला जो स्प्रिंग है
K2 वाला जो स्प्रिंग है तुम देख पा रहे हो इसका डायरेक्ट कनेक्शन K1 वाले स्प्रिंग से, यस सर। तो दैट मीन्स K1 और K2 वाला जो स्प्रिंग है इसमें क्या सेम रहेगा, टेंशन या एक्सटेंशन? इन दोनों सर स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन। टेंशन फोर्स सेम रहेगा ना, दे रिप्रेजेंट सेम एलिमेंट। अगर कंटिन्यूएशन में कोई चीज जा रहा है किसी पुली के ऊपर से, ये सेम चीज इसके ऊपर से जा रहा है, तो एक तरीके से अपन इसको एक ही स्ट्रिंग मान सकते हैं ना, भले वो स्प्रिंग से कनेक्टेड हो, ये एक ही एलिमेंट है ना। यस सो मैं एक्चुअली Edward? इससे कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं कि जैसे हम लोग स्ट्रिंग कंसीडर में करते हैं ना कि अगर x से नीचे गया तो वो x से ऊपर आएगा, वैसे सोच रहा था मैं। So बट मैं वहां पे डिसकंटिन्यूटी होता है ना, अगर मान लो स्प्रिंग कहीं पे एंड हो गया, यस सर। यहाँ पे स्प्रिंग एंड हो गया और यहाँ पे अलग स्प्रिंग लगाया जा रहा है, तो इनमें अलग हो सकता है, बट ये वाले केस में तो ये सेम ही स्प्रिंग पुली के ऊपर से पास होते हुए दूसरे साइड से निकल रहा है, क्या कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे? नहीं सर, मैं कुछ और बोल रहा हूँ सर, मैं वो बोल रहा था सर, नॉर्मल स्ट्रिंग वाला होता है ना, स्ट्रिंग कंडीशन लगाए तो अगर सपोज स्प्रिंग नहीं होता, नॉर्मल स्ट्रिंग होता, तो अगर हाँ। सपोज ये x से नीचे जाता तो वो x से ऊपर आता, होता है ना वो वाला। सो वो कंसेप्ट बोल रहा हूँ सर, मतलब सपोज स्प्रिंग नहीं होता और फिर सो क्या, स्प्रिंग नहीं होता और खाली स्ट्रिंग होता है ऐसा? और मास होता दोनों साइड पे sir। दोनों मास साइड पे होता है। मास है M1 M2। हाँ तो अगर सर ये x से नीचे जाएगा दूसरा m1 तो m2 x से ऊपर आएगा। हाँ सो बट ये उससे अलग कंफ्यूज सिचुएशन है ना, दैट इज डिफरेंट। स्प्रिंग्स को और स्ट्रिंग्स में डिफरेंस होता है ना, दोनों को हाँ एक सर थोड़ी मान सकते, यस। ठीक है। तो तो यहाँ पे K1 और K2 के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, अगर स्प्रिंग फोर्स सेम है तो उनका कनेक्शन कैसा है? तो सीरीज से समझ गया। K1 एंड K2 आर इन सीरीज, राइट? सर अगर ए ऊपर जाएगा तो बी सेम से नीचे ये नहीं आएगा, लूज होगा तो वो टाइट होगा ना। कौन लूज होगा कौन टाइट होगा? सर अगर ए ऊपर जाएगा तो बी उसी से नीचे आएगा ना, ये डिस्टेंस। मतलब ये वाला पॉइंट, यस सर। ये ऊपर जाएगा तो सर बी भी उसी लेंथ से टाइट होगा ना, लूज हो जाएगा तो। नहीं सेम नहीं होगा ना, अलग हो सकते हैं। देखो इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, तुम्हें याद है तुम LOM के सवालों में एक शॉर्टकट तरीका अप्लाई करते थे, एक सेकेंड मैं तुम्हें ये चीज विजुअलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी सिंपल एग्जांपल, 2 मास एंड अ पुली। इसको सॉल्व करने का एक सिंपलेस्ट तरीका होता था, याद है? अगर M2 M1 से बड़ा है तो यहाँ पे M2G लग रहा है और यहाँ पे M1G लग रहा है, और लाइन ऑफ मोशन ऐसा होगा, इस तरीके से ये मूव कर रहा होगा इस लाइन के अलोंग, राइट? और इस लाइन ऑफ मोशन को अगर मैं हॉरिजॉन्टल बना दूं हाइपोथेटिकली, जस्ट फॉर योर विजुअलाइजेशन, अपन इमेजिन कर सकते हैं ये M2 और ये M1, M2 पे यहाँ पे M2G लग रहा है और M1 पे लेफ्ट की तरफ M1G लग रहा है, और अपन M1 M2 दोनों को सिस्टम मान सकते हैं इधर, तो टेंशन इंटरनल बन जाएगा, और फोर्स इक्वेशन M2G माइनस M1G इक्वल्स टू M1 प्लस M2A। ये शॉर्टकट तरीका यूज करते थे अपन LOM में, इससे डायरेक्टली एक ही वैल्यू आ जाएगी M2 माइनस M1। तो अगर सेम विजुअलाइजेशन तुम यहाँ पे करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी अगर मैं इसको, इस लाइन ऑफ मोशन को अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, ये स्प्रिंग K1, ये स्प्रिंग K2, बीच में ब्लॉक, और ये स्प्रिंग K3, और यहाँ पे भी सपोर्ट और यहाँ पे भी सपोर्ट। पुली तो खाली एक गाइडिंग पाथ है जो इसको इस तरीके से गाइड कर, इसको मैंने हाइपोथेटिकली हॉरिजॉन्टल बना दी, एक ही बात है ना। जिस तरीके से मैं ये वाले सिचुएशन को इससे इक्वेट कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी मैं इस सिचुएशन को इससे इक्वेट कर सकता। तो अभी तुम देख पा रहे हो K1 K2 आर इन सीरीज, और K1 K2 का जो रिजल्टेंट होगा वो K3 से कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्शन। तो K1 K2 का रिजल्टेंट इज 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और K3 से पैरेलल तो प्लस K3, ये K इक्विवेलेंट बन जाएगा, एंड टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K इक्विवेलेंट। समझा अभी? हाँ सर अभी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट डाउट बताओ। तो जो आपने सॉल्यूशंस भेजे थे उसके बाद भी मतलब एक्सरसाइज में डाउट है तो आप कब लोगे? हाँ पहले इलस्ट्रेशंस कर लेते फटाफट, फिर उसके भी पूछ लेना, ठीक है? इलस्ट्रेशन में कोई डाउट है किसी को? 25 बता सकते हो एक बार? 25। यस सर। एक सेकेंड।
इसका फर्स्ट पार्ट अपन ने क्लास में किया था, ये आ गया होगा ना फर्स्ट पार्ट, यस K3 के अलोंग जब कंप्रेस करेंगे तो ये सॉल्व कर लिया था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में डाउट आ रहा होगा ना तुम्हें? यस सर। सेकंड पार्ट में अगर अपन इसको K1 के अलोंग कंप्रेस करवाते, मान लो इसको मैं K1 के अलोंग x से मूव करवा रहा हूं, तो K1 के अंदर जो स्प्रिंग फोर्स है वो नीचे की तरफ K1x हो जाएगा। क्या x का कोई भी कंपोनेंट K2 के अलोंग आएगा? x इज परपेंडिकुलर टू K2, तो K2 में तो कुछ भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं होगा, राइट? अज्यूमिंग दैट x इज वेरी स्मॉल, ये सीखा था ना अपन ने। यस सर। और x का कंपोनेंट अलोंग द स्प्रिंग K3, ये वाले स्प्रिंग के अलोंग x का जो कंपोनेंट है वो x cos 45 होगा। तो K3 वाले स्प्रिंग में x cos 45 मतलब x/√2 का एक्सटेंशन आ गया, तो K3 वाला जो स्प्रिंग है वो ब्लॉक को अपने तरफ खींच रहा होगा विद अ फोर्स इक्वल्स टू K3 इंटू x/√2। तो ब्लॉक को जब मैंने स्प्रिंग K1 के अलोंग x से कंप्रेस किया तो ये दो फोर्सेस, ये दो रिस्टोरिंग फोर्सेस जनरेट हो गए, राइट? इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? K3 को फर्दर रिजॉल्व कर लो, ये वाला जो फोर्स है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट K3 x/2 होगा एंड वर्टिकल कंपोनेंट भी K3 x/2 होगा। So net force in the vertical direction will be this plus this, in the horizontal direction will be this. तो उन दोनों का रिजल्टेंट भी निकाल लोगे, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। और जो भी नेट स्प्रिंग फोर्स आ रहा होगा उसको K इक्विवेलेंट टाइम्स x से इक्वेट कर दो, तो उससे तुम K इक्विवेलेंट निकाल लोगे। आंसर ऑब्वियसली अलग आएगा ना इससे, समझा अभी? यस सर। सर 31 में 31 ये वाला? हाँ सर। A square lamina of edge A is suspended through a hole punched on a diagonal at a distance of a/2√2 from its center. So ये स्क्वायर मान लो मीन पोजीशन पे इसका ऐसा ओरिएंटेशन होगा और हिंज पॉइंट होल कहाँ पे? ऑन अ डायगोनल एट अ डिस्टेंस ऑफ a/2√2 फ्रॉम द सेंटर। अगर ये सेंटर है तो सेंटर से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है वो तो a/√2 होगा ना, डायगोनल इज √2 है, तो मतलब Yes, हिंज sir. पॉइंट जो है वो थोड़ा और नजदीक होगा सेंटर के, ये हिंज पॉइंट। और हिंज से सेंटर तक का डिस्टेंस, इसको अपन स्मॉल d रिप्रेजेंट करते थे, ये वैल्यू दिया हुआ है a/2√2। तो फिजिकल पेंडुलम जैसा केस है ये, इसका टाइम पीरियड 2π अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज पॉइंट अपॉन mgd होगा, राइट? और d तो Yes, हमें sir. पता है, d हमें पता है, हमें खाली IH निकालना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज पॉइंट। तो उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करो। स्क्वायर के लिए हाँ सर, फिर हो जाएगा। हो जाएगा ना इससे, ओके। फिर नेक्स्ट डाउट बताओ। इलस्ट्रेशंस के हो गए क्लैरिफाई? ओके, तो अभी एक्सरसाइज के पूछ लो, अगर सोल्यूशन देख के नहीं समझ में आए तो। सर एक्सरसाइज 1 का 44। बताओ, इसमें पूरा ही पार्ट नहीं समझा या कोई स्पेसिफिक पार्ट या अजम्पशन? हाँ सर, वो मतलब आपने वो स्टार्ट का आंसर क्या, मतलब उसमें थोड़ा डाउट था। अच्छा जी, सबसे पहली बात, कुछ चीजें अपन अज्यूम कर रही हैं जो सवाल में क्लैरिफाई नहीं की गई। सवाल एक बार पढ़ लेते। ब्लॉक ऑफ मास m अटैच्ड टू अ फिक्स पॉइंट O ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन, वेज का मास दिया हुआ है, oscillates with amplitude A, frequency f, wedge is located on the rough surface. If the angle of the wedge is 60 degrees, then the force of friction on the wedge. हमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम फ्रिक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालें, राइट? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम। बट
उसके लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए कि ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि ब्लॉक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मीन पोजीशन है, जो कि सवाल में देना चाहिए था। सवाल में देना चाहिए था दैट द ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, ये अजम्पशन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो मुझे बताओ मीन पोजीशन में क्या स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में होगा? मीन पोजीशन में ऑलरेडी उसके अंदर एक्सएम एक्सटेंशन होगा ना, विच विल बी इक्वल्स टू mg sin 60 अपॉन k, राइट? और ब्लॉक का जो इक्वेशन होगा, किसी भी एसएचएम का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, राइट? यस सर। अगेन अज्यूम कर रहे हैं कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तभी मैं ये इक्वेशन लिख पा रहा हूँ। यस सर। और ये x कहाँ से मेजर किया जा रहा है? ये x मीन पोजीशन से ही मेजर किया जा रहा है। तो स्प्रिंग के अंदर जो टोटल एक्सटेंशन है वो x प्लस xm होगा। दिस x इज द एक्स्ट्रा एक्सटेंशन फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो टोटल एक्सटेंशन x नेट जो है वो x प्लस xm होगा, और स्प्रिंग फोर्स को अपन k टाइम्स x प्लस xm मान सकते हैं। क्लैरिफाई हुआ ये डाउट अभी? इसके बाद बस तुम्हें वेज का एफवीडी बनाना है। यस सर, इसके बाद आ गया था ओके, चलो। और कोई डाउट? एक्सरसाइज 2 का 17। इसमें बताओ कौन से ऑप्शन में? सर इसमें मतलब पूरा नहीं समझा था, मतलब अच्छा, देख थोड़ा लो। स्टार्ट का थोड़ा बता दो, फिर बाकी के ऑप्शंस। ओके, तो देखो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का हमें पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अंडर रूट ऑफ k by m, right? The system Yes, is sir. suspended from the ceiling of an elevator moving downwards with a constant speed v naught. तो एक लिफ्ट के अंदर स्प्रिंग के नीचे ब्लॉक को अटैच किया हुआ है, और ये लिफ्ट नीचे की तरफ v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है। और लिफ्ट के अंदर जो ऑब्जर्वर होगा, इसको ब्लॉक मूव होता हुआ दिखाई देगा या रेस्ट पे? द ब्लॉक इज एट रेस्ट रिलेटिव टू द Rest. एलिवेटर, तो इसको रेस्ट पे दिखाई देगा। मतलब पूरा सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से नीचे जा रहा है, राइट? तो कहने से ब्लॉक अपने मीन पोजीशन पे है, और मीन पोजीशन जो है वो नेचुरल लेंथ से थोड़ा नीचे होगा। स्प्रिंग एक्सटेंडेड होगा अपने मीन पोजीशन से, सच Yes, दैट sir. xm इज mg by k। ये सारी चीजें अपन ऑब्जर्व कर पा रहे। और अभी क्या हुआ? अभी अपन ने लिफ्ट को सडनली रोक दिया। द एलिवेटर इज सडनली स्टॉप्ड। एलिवेटर के साथ कौन सा पॉइंट कांटेक्ट में? ये वाला पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. ये एलिवेटर जो पहले v नॉट से मूव कर रहा था, वो सडनली रेस्ट पे आ गया, वो सडनली रुक गया। तो पॉइंट ए का भी सडनली वेलोसिटी 0 हो जाएगा। बट मुझे Yes. बताओ, क्या ब्लॉक भी सडनली 0 स्पीड से मूव करेगा? एलिवेटर को रोकने से पहले तो ब्लॉक v नॉट स्पीड से मूव कर रहा था। तो एलिवेटर को अगर मैंने सडनली रोक भी दिया, तो ब्लॉक भी उस समय तो v नॉट से नीचे जा रहा होगा। कुछ समय के बाद स्प्रिंग एक्सटेंड होगा और वो ब्लॉक को रोक देगा। ये विजुअलाइज कर पा रहे हो? Yes, sir. मतलब ये जो पूरी कहानी वो लोग ने बताई है, इस कहानी को अपन सिंपल तरीके से ऐसे भी बोल सकते थे कि सर मतलब ऐसे बोल सकते थे ना कि हम जब कार में बैठते हैं तो एकदम से स्टॉप करते हैं, तो Yes. हमारी वेलोसिटी तो एग्जैक्टली वो इनर्शिया वाला प्रॉपर्टी आ गया इधर। तो यहाँ हाँ। पे m मास और भी v नॉट से जा रहा है। एकदम से स्टॉप किया है तो उसको रिटार्डेशन लगेगा, मतलब तो फिर वापस से वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो करेक्ट, ये पॉइंट इसका वेलोसिटी मैक्स वाला है, और फिर ऊपर वो xm तक जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट। नहीं, ऊपर कितने तक जाएगा वो अपन कमेंट नहीं कर पाएंगे ना। ऊपर कितने तक जाएगा वो तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। Yes, एम्पलीट्यूड yes. कैसे निकालेंगे? ओमेगा ए, ओमेगा पता है, ओमेगा पता है हमें अंडर रूट k by m। तो ओमेगा ए इक्वल्स टू v नॉट, तो यहाँ से एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। एम्पलीट्यूड विल बी v नॉट अपॉन ओमेगा। तो इसका मतलब वो अपने मीन पोजीशन से नीचे की तरफ मैक्सिमम a से जाएगा, और ऊपर की तरफ भी मैक्सिमम a से जाएगा। फिर वो नेचुरल लेंथ से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, डजंट मैटर। नेचुरल लेंथ से कोइंसाइड करना कंपलसरी नहीं है। ये बात समझ में? तुमने जो स्टेटमेंट बोला कि वो ऊपर नेचुरल लेंथ तक ही जाएगा मैक्सिमम, वो गलत है। यस सर, सर। ओके, और सर 18 में भी। हाँ निशिम बताओ। नहीं सर, इसमें डाउट नहीं है सर, वही मुझे भी डाउट है सर, इसलिए हैंड रेज। एक्सरसाइज 2 में
हाँ सर सर 18 एग्जैक्ट वन में डाउट है मुझे एक्चुअली, सो मैं बीच सर में मेरे को डिस्कनेक्ट 18 हो गया। का अच्छा वो नहीं एक समझा। सेकंड, 18 पहले देख लेते हैं। एटीनथ में ये सिचुएशन है ना, आई थिंक यस सर 20 एमर्स था और 40 बाहर था, यही सिचुएशन है। यस सर यस। हाँ बताओ अभी इसमें क्या डाउट है, ये मेन पोजीशन है। वो आपने एक्सप्लेन किया था ना कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर ही हो सकता है, वो वाला नहीं समझा था। हाँ तो देखो अभी मैंने जो अभी अभी तुम्हें एक्सप्लेन किया उसी कॉन्सेप्ट को लगाना है। अगर मेन पोजीशन से कोई चीज ए नीचे जा रही तो वापस ए ऊपर भी आएगा। यस सबसे पहली बात, इस सिलेंड्रिकल ब्लॉक का मोशन अपन एसएचएम कब मान पाएंगे, जब ये पार्शियली इमर्स्ड हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना, पार्शियली इमर्स्ड होना। अगर मान लो ये पूरा का पूरा अंदर डूब गया तो पूरा डूबने के बाद फर्दर डूबने पर क्या एक्स्ट्रा बुएंसी फोर्स जनरेट हो पाएगा? नो सर वो दैट मैक्सिमम विल तक पहुंच नॉट बी गया एसएचएम। और अगर मान लो बाय चांस ये पूरा बाहर आ गया तो बुएंसी फोर्स पूरा गायब ही हो गया, फिर तो फ्री फॉल कर रहा होगा। तो ये दोनों ही सिचुएशन नॉट एसएचएम वाले सिचुएशन है। ये बात समझ में आ रही? यस सर। सर। यस सो ये जरूरी क्यों कि अगर बाहर होगा तो फ्री फॉल ही करेगा, मतलब कोई भी एक्सीलरेशन हो सकता है ना। बाहर रहेगा तो इस पे कौन फोर्स लग रहा है? खाली ग्रेविटी तो लग रहा है, वेट ही लग रहा है ना उसका, और तो कोई फोर्स अच्छा नहीं लग मतलब रहा। ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब क्या वैसे छोड़ दिया ऐसे बोल रहे हो आप? यस यस छोड़ दिया इसको अच्छा मुझे लगा, अच्छा ओके सर देन तो आई यस। तो फ्री फॉल होगा। तो ये दोनों सिचुएशन एसएचएम नहीं होंगे। तो अगर मान लो मैं इसको 20 से ज्यादा नीचे डिस्प्लेस करता हूँ, ये मीन पोजीशन का रेफरेंस है। मुझे बताओ ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम ऊपर कितना जा पाएगा? इसको मैं ऊपर की तरफ कितना मैक्सिमम ले जा सकता हूँ? 20 ना। अगर 20 से ज्यादा ले गया तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। ये वाला जो सिचुएशन है वो x ग्रेटर देन 20 वाला सिचुएशन है। यस और नो? ये इमेजिन कर पा रहे हो? सर यस सही है। बताओ। सर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता कि मतलब ये 20 से मतलब 20 से कम ऊपर जाए, मतलब ये मतलब विजुअलाइज नहीं, मतलब ये समझा कि मैक्सिमम 20 हो सकता है, वो इससे कम नहीं हो सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी। एक सेकेंड सुन लो मेरी बात, मैं एक बार वापस अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो मुझे बताओ अभी कितना पार्ट डूबा हुआ है? सर 20। 20 डूबा हुआ है। अगर मान लो मैं इसको 10 से नीचे ले जाता और छोड़ता तो बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है उसको ऑब्जर्व करो। ये बॉटम मोस्ट का रेफरेंस है। तो बॉटम मोस्ट अगर नीचे 10 तक जा रहा है तो ऊपर भी वो 10 तक ही आता। हाँ Yes. सर। इमेजिन कर पा रहे यस सर। हो? अभी बॉटम मोस्ट पॉइंट को अगर मैं नीचे 10 के बजाय 20 तक पुश कर दूं, मान लो इसको मैं नीचे 20 तक पुश कर दूं, तो अगर ये नीचे 20 तक जा रहा है तो ऊपर भी 20 तक आता। यस सर। और अगर मैं 20 से ज्यादा इसको नीचे ले जाता तो ऊपर भी वो 20 से ज्यादा आता, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट सरफेस के बाहर आ गया ना। यस कर पा रहे हो अभी? हाँ सर हो रहा है सर। Yes, sir. तो 20 से ज्यादा देना पॉसिबल नहीं होगा ना इसको। अगर ऐसा करेंगे तो पूरा का पूरा सिलेंडर बाहर आ जाएगा, और पूरा सिलेंडर अगर सरफेस से बाहर आ गया तो फ्री फॉल हो रहा होगा, एसएचएम होगा ही नहीं। तो एसएचएम के लिए एम्पलीट्यूड शुड बी लेस देन 20। तो जब भी तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन हो, अपन इन दोनों में से कम वाला वैल्यू रिपोर्ट करेंगे, राइट? यस Yes, सर। ओके और बताओ एक्सरसाइज 2 में और कोई डाउट है? Exercise 4 में है। 1। अच्छा सर एक निशिन का, डाउट। हाँ बताओ। सर आपने जो सॉल्व एग्जांपल में आंसर बोला वो अलग भी है, लेकिन कौन सा आंसर? 25। सीरीज पैरेलल वाला मैच नहीं हो रहा था? सर रूट में दिया इधर। अच्छा तो रूट में ही तो आएगा भाई, ये तो मैंने बताया था ना। कहाँ गया वो? रिजल्टेंट लोगे ना यार, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का रिजल्टेंट लोगे तो स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ही तो लोगे, यस सर। समझो?
और सर 27 बता दोगे एक बार, मैंने सॉल्यूशन देखा नहीं, समझा। एक साथ ही पूछ लेते हैं 27, चलो देख लेते हैं। 27 भी अच्छा सवाल है। टू ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है, नीचे कैपिटल एम ऊपर स्मॉल एम, व्हेन द ब्लॉक इज पासिंग थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो इनिशियली कैपिटल एम ए एम्पलीट्यूड से मूव कर रहा था, राइट, और जब वो अपने मीन पोजीशन से पास हो रहा था तब उसके ऊपर स्मॉल एम मास रख दिया, और अभी दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। तो हमसे पूछा है कि नया एम्पलीट्यूड क्या होगा, और नया एम्पलीट्यूड मिल गया तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी निकाल लेंगे। ये सेकेंड पार्ट तो अपन ने सॉल्व किया है ना क्लास में, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कैसे निकालना है ये डिस्कस किया था अपन ने क्लास के यस लेक्चर में। सर। तो हमारा टारगेट है नया एम्पलीट्यूड निकालना। इसको कैसे निकालेंगे, जब अकेला एम मास ऑसिलेट कर रहा था, फॉर एम अलोन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा अंडर रूट के बाय एम, के बाय, और जब एम अकेला ऑसिलेट कर रहा था उस समय एम्पलीट्यूड ए था, तो उस समय जो वी होगा उसको मैं ओमेगा टाइम्स ए लिख सकता। ये समझ में आया? ये तो मैक्स है ना सर। वी मैक्स, करेक्ट। मेन पोजीशन से पास होगा तभी का वी दिया है ना ये, तो इसको वी मैक्स ही तो मानेंगे अपन, ओमेगा टाइम से, राइट। यस सर। अभी इस पे स्मॉल एम ब्लॉक रख दिया और अभी दोनों साथ में जा रहे, तो स्मॉल एम के रखने से जस्ट पहले और स्मॉल एम के रखने के जस्ट बाद अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं फॉर स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। दोनों के बीच का फ्रिक्शन तो इंटरनल होगा। यस सर। स्मॉल एम रखने से जस्ट पहले कैपिटल एम इंटू वी, और रखने के जस्ट बाद वी डैश मान लो, तो वी डैश की वैल्यू ये आ जाएगी, यस सर। राइट। ये नया वी मैक्स होगा दोनों ब्लॉक्स का, क्योंकि अभी भी वो दोनों मीन पोजीशन पे ही। और नया ओमेगा डैश क्या होगा, अभी दोनों ब्लॉक्स ऑसिलेट कर रहे हैं, सो न्यू K ओमेगा by डैश M इज plus के N. अपॉन एम प्लस एन, राइट, इसका Yes. अंडर रूट। तो नया एम्पलीट्यूड भी निकाल लोगे, अगेन वी डैश इक्वल्स टू ओमेगा डैश ए डैश, ये फॉर्मूला यूज कर लो, तो इससे तुम्हें न्यू एम्पलीट्यूड मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए, यस सर। आ जाएगा ना, और ये आ गया तो सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। समझा अभी? यस सर। निशिम बताओ, इसमें डाउट है कुछ ये सवाल में? नहीं सर, नहीं सर। एक्सरसाइज 1 का तुम कुछ पूछ रहे थे ना, बताओ। सर एक्सरसाइज 1 का सर क्वेश्चन नंबर तो 17 समझ गया, मतलब सोल्यूशन आपने जो किया, पर तो इसका जो मोशन है सो वो मतलब ये नहीं समझ रहा सर, मतलब ये ऐसा कैसा हुआ कि वो है ना, वो लूज करेगा कांटेक्ट वो इसके ऊपर। अगर प्लैंक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, हाँ सर। मान लो ये प्लैंक का मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यस कांटेक्ट सर। लूज करने के चांसेस तभी होंगे जब प्लैंक नीचे की तरफ एसिलेट कर रहा होगा, राइट। हाँ सर। तो इसी पोजीशन पे कांटेक्ट लूज होने के चांसेस होंगे, क्योंकि इस पोजीशन पे प्लैंक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मैक्सिमम होगा, ओमेगा स्क्वायर है, यस सर। और जो ऑब्जर्वर प्लैंक पे होगा वो इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ स्यूडो फोर्स बना देगा ना। सो ये समझा सर, मेरा डाउट एक्चुअली ये है कि मतलब इसके बाद अगर ये हो गया, कांटेक्ट लूज हो गया, उसके बाद मोशन क्या होगा, मतलब ये नेसेसरी नहीं है पर ऐसे ही पूछा सर, मतलब समझने के। जस्ट ब्रेक्स ऑफ ना, तो कांटेक्ट लूज खाली उसी इंस्टेंट के लिए हो रहा है। हाँ मोशन सर। दोनों का एसएचएम ही होगा, दोनों साथ में ही मूव करेंगे, बस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कांटेक्ट जस्ट लूज हो जाएगा, एक इंस्टेंट के लिए नॉर्मल फोर्स 0 हो गया, फिर वापस बट आ जाएगा तो कांटेक्ट, उसके बाद वापस आ जाएगा। यस, और फिर नॉर्मल ऐसे चाहिए ऐसे, ये सर समझा। नॉर्मल एसएचएम दोनों साथ में ही कर रहे, प्लैंक और ब्लॉक का हमेशा एसएचएम ही होगा। यस सर। मुझे बताओ सबसे ज्यादा चांसेस कांटेक्ट लूज करने के कहाँ पे होंगे? सर टॉप टॉप मोस्ट मोस्ट पॉइंट। पॉइंट पे ही होंगे, और हाँ टॉप मोस्ट सर। पॉइंट पे अगर मैं कांटेक्ट को जस्ट लूज करवा रहा हूँ, एक ही इंस्टेंट के लिए लूज कर रहा है, तो बाकी किसी भी पोजीशन पे डेफिनेटली कांटेक्ट लूज नहीं होगा, यस और नो? यस सर। तो बस वही बात है, तो मोशन एसएचएम ही होगा फिर। सर हाँ सर एक्सरसाइज 4 में, ओके, सर एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन 2 मतलब क्वेश्चन 6 का केस 2 जो है वो आइस वाला था ना, तो हम जब आइस है तो
पूरे सिस्टम को क्यों सॉलिड सिलेंडर नहीं ले सकते? मतलब आपने वो बाहर वाले का मतलब हॉलो सिलेंडर के टाइप से लिखा और अंदर वाले को सॉलिड के इससे लिखा। अगर बाहर वाला भी सॉलिड होता तो पानी कहाँ भरते? पानी भरने के लिए सिलेंडर को हॉलो मतलब ऐसे करना पड़ेगा। एंटायरली उसको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करके m+m r² 2 लिखे तो सॉरी, वापस बोलो। तो m उसको + m। r²/2। अच्छा, तो देखो इसमें क्या गलती है तुम बताओ, मुझे बताओ। ये जो कैपिटल M मास है वो किसका मास दिया हुआ है सवाल के अकॉर्डिंग? वो सिलेंडर का बिना सिलेंडर का मास दिया हुआ है। अगर मान लो मैं सिलेंडर में से पूरा पानी निकाल दूं, वो सिलेंडर कैसा दिखाई देगा तुम्हें, हॉलो या सॉलिड? हॉलो। इट्स अ हॉलो सिलेंडर, राइट? तो कैपिटल M मास खाली हॉलो सिलेंडर का ही है ना, यस सर। और उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो स्मॉल m मास है। तो तुम्हें अपना मिस्टेक रियलाइज हो रहा है, तुम जो पूछ रहे हो वो क्लैरिफाई हो रहा है अभी? यस सर। अपन दोनों को एक सिंगल सिस्टम थोड़ी मान पाएंगे, दोनों अलग ज्योमेट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, यस सर। और कोई डाउट? उसमें क्वेश्चन 8 सब वो एक मतलब उसका कंसेप्ट समझना मतलब। हाँ, तो देखो ये भी उसी टाइप का सवाल है। इसमें देखो क्या हो रहा है, A block of mass m is suspended from a stationary elevator. मान लो ये लिफ्ट है, लिफ्ट को एक रोप सपोर्ट कर रहा होगा और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जो कि इक्विलिब्रियम पे, सब कुछ इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है। तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से एक्सटेंडेड होगा और ये ब्लॉक का मीन पोजीशन होगा, यस और नो? और हमें पता है कि ये xm की वैल्यू mg/k होती है फोर्सेस को बैलेंस करने पर। ये सिचुएशन समझ में आया? यस सर। अभी अगर मान लो ये रस्सी को अपन काट दे तो एलिवेटर कितने एक्सेलरेशन से नीचे मूव करेगा? जी से। जी से मूव करेगा। एक अलग सिचुएशन देखते हैं। मान लो अगर एलिवेटर नीचे g/2 से एक्सेलरेट कर रहा होता और ये स्प्रिंग होता और ये ब्लॉक होता, और इस केस में अगर मैं तुमसे पूछता कि मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ से कितना नीचे होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करते? मैं एलिवेटर के फ्रेम में ही इस ब्लॉक का एफवीडी बना देता, नीचे mg और ऊपर mg/2, तो इफेक्टिवली नीचे mg - g/2 लग रहा है। और इसको अगर मैं xm मान लूं तो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो mg - g/2 को बैलेंस करेगा, राइट? यस सर। तो xm की वैल्यू अकॉर्डिंगली आ जाएगी। बट अगर मान लो एलिवेटर g से अगर एक्सेलरेट कर रहा होता फ्री फॉल, तो xm कितना आ जाता? 0। 0। दैट मीन्स उस केस में मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ पे शिफ्ट हो जाता। यस सर। इस समय ब्लॉक कहाँ पे है? इस ब्लू लाइन के मीन पोजीशन पे। यहाँ पे, राइट? यस बट सर। अभी जो मीन पोजीशन है वो यहाँ से नेचुरल लेंथ पे शिफ्ट हो गया, बट ब्लॉक तो अभी भी उधर ही है ना। क्या ब्लॉक भी सडनली शिफ्ट हो जाएगा तुरंत, इमीडिएटली? उधर ही ब्लॉक है। तो अभी भी xm पे ही है, यस और नो? यस सर। तो इट्स लाइक सेइंग दैट अभी जो नया SHM होगा उसका मीन पोजीशन यहाँ पे है, और ब्लॉक को मैंने उसके नए SHM के एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज कर दिया। यहाँ इस पोजीशन पे तो ब्लॉक रेस्ट पे था ना, तो इसको मैं एम्पलीट्यूड वाला पोजीशन मान सकता। तो जो नया SHM होगा उसके रिस्पेक्ट में मैंने ब्लॉक को एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज किया, ये मान सकते हैं अपन। समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? सर रेस्ट पे क्यों होगा? उसको तो वेलोसिटी होंगी ना। इनिशियली रेस्ट पे ही तो था। हाँ यस सर। तो अगर मैं स्प्रिंग को ऊपर के रोप को कट कर दूं तो उस इंस्टेंट पे तो वो रेस्ट पे ही होगा ना, एक तरीके से मैं उसको रेस्ट से ही रिलीज कर रहा हूँ, ऐसा मान सकते हैं एलिवेटर के फ्रेम में। बाद में यस वो सर। ऊपर जाएगा बट अभी तो रेस्ट पे ही है ना। बाद में ऊपर जाके वो ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, तो जो ऑसिलेशंस होगा ये वाला, एक तरीके से मैं मान सकता हूँ कि वो अपने एक्सट्रीम से शुरुआत कर रहा है, और उसके एक्सट्रीम का डिस्टेंस मीन पोजीशन से कितना होगा, यही xm होगा, जिसको अपन एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, यस और नो? यस सर समझा। ओके, सर एक और लास्ट डाउट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 में आपने वो बोला ना कि m को वहां पे रख सकते, तो वो एक बच्चे ने पूछा था ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो दोनों पोजीशंस के लिए डिफरेंट होगा, तो फिर करेक्ट क्यों करेक्ट। रख सकते हैं?
मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें एम रोटेट नहीं कर रहा ना, खाली ट्रांसलेट कर रहा है वो। यहाँ पे मुझे बताओ, क्या एम इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है? आई एम टेकिंग रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट ना, आई सी ओवर। यस सर। क्या इस पॉइंट के अबाउट एम का मोशन प्योर रोटेशन है? क्या मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि इसके अबाउट अगर मैं थीटा डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ तो एम इस तरीके से मूव करेगा, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं सर। तो अगर ऐसा होता, इस पॉइंट के अबाउट अगर प्योर रोटेशन होता, यहाँ पे थीटा डिस्प्लेसमेंट देने पर एम भी इसी तरीके से मूव करता, वो कब होता? वो तब होता जब मैं ये वाला जो रॉड है, ये वाला जो स्ट्रिंग है, अगर मान लो मैं इसको एक रिजिड रॉड मान लेता जो कि यहाँ पे पुली के साथ वेल्ड किया हुआ है और ये भी एम के साथ वेल्ड किया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में जब मैं इसको थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता तो ये वाला एम भी तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो, इस तरीके से मूव कर जाता। यस सर। तो वैसे सिचुएशन में तुम जो बोल रहे हो अपन वैसा करते हैं, अपन इस एम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाले पॉइंट के अबाउट ये वाला लेंथ निकालते हुए ले लेते, राइट? बट इस केस में तो एम खाली ऊपर नीचे मूव कर रहा है और एम का जो मूवमेंट है वो एग्जैक्टली डिस्क के ये वाले पॉइंट से मैच हो रहा है। डिस्क के तो सारे पॉइंट्स आई के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहे हैं विदाउट एनी डाउट, और एम का मोशन एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एम को उठा के इसी पॉइंट पे रख सकता हूँ क्योंकि उसका मोशन उस वाले पॉइंट से मैच हो रहा है। क्लैरिफाई हुआ ये डाउट अभी? यस सर सर। सर इसके बाद 9th वाला क्वेश्चन था ना, उसमें एक छोटा सा डाउट है कि अपने थीटा से क्यों रोटेट किया, मतलब उसको। 19th में कौन से सवाल में? हाँ 19th में। अपन हमेशा रोटेट ही करते हैं ना, उसको डिस्प्लेस ही तो करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से। सर बट इधर वो उधर एम भी कभी हम वो भी करते हैं ना, एक्सटेंड मतलब एक्स से। नहीं, बट यहाँ पे लीनियर एसएचएम नहीं होगा ना, यहाँ पे रोटेशनल एंगुलर एसएचएम ही होने वाला है, सब कुछ एंगुलर की बात कर रहे हैं देखो। और हिंज किया हुआ है मतलब इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन ही तो होगा, यहाँ पे लीनियर की पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ भी। यस तो यस एंगुलर एसएचएम में तो अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही देते हैं ना हमेशा। यस सर समझ। ओके निशिन, 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारा डाउट भी क्लैरिफाई कर दूंगा, डोंट वरी। और कोई डाउट है तुम्हें वीरती? नहीं सर हो गया। ओके निशिन बताओ अभी। सर एक्सरसाइज 1 में सर क्वेश्चन नंबर सर 20 में सर मुझे ये डाउट आ रहा है कि हाँ बताओ 20 में क्या डाउट सर है? इसमें ये समझा कि मतलब ड्रॉप टू ऑब्जेक्ट एंड ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, मतलब जो ड्रॉप कर रहा है जो ड्रॉप हो रहा है दोनों का वेलोसिटी सेम होता है, पर सर यहाँ पे m और 2m दोनों का वेलोसिटी सेम कैसे मानेंगे हम लोग? मुझे बता, जो एम्पलीट्यूड है दोनों का, हाँ सर। दोनों को अपने अपने एक्सट्रीम से रिलीज किया जा रहा है, राइट? यस सर। और अर्थ का सेंटर मेन पोजीशन, तो दोनों के ही तो समझ एम्पलीट्यूड्स को गए मैं सर। आर मान सकता हूँ ना, सेम हाँ होगा सर दोनों का एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड। सेम। और यस दोनों का एम्पलीट्यूड ओमेगा सेम। भी तो सेम होगा, ओमेगा आल्सो डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। हाँ यस सर बराबर समझा। तो अगर ओमेगा और एम्पलीट्यूड दोनों सेम है तो दोनों का वी मैक्स भी सेम होगा, ओमेगा टाइम सेम। यस सर। और सर 18th क्वेश्चन में सर मतलब सोल्यूशन आ गया मुझे, पर ये लाइन का मतलब मोशन भी समझ में आ गया, पर ये लाइन का मतलब क्या? इट ऑसिलेट्स अदर इट्स सेंटर मूव्स इन अ प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, मतलब मोशन समझ रहा है पर ये लाइन नहीं समझा। इट ऑसिलेट्स सच दैट इट्स सेंटर, किसका सेंटर? सर रिंग का सेंटर सर। रिंग का सेंटर। तो ये रिंग का सेंटर हाँ सर। मूव्स इन अ प्लेन which is perpendicular to the plane of the ring। इस रिंग का जो प्लेन है वो कौन सा है? इसी स्क्रीन का प्लेन है जिसपे तुम ये लेक्चर देख रहे हो, यस सर। ये इस रिंग का प्लेन है। हाँ तो सर। सेंटर जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब इनसाइड आउट मूव कर रहा होगा, हाँ सर। बाहर और अंदर। समझ में यस आया? हाँ सर। और कोई डाउट? सर 16 में एक ही डाउट है मुझे, मतलब 16th या सर एक ही डाउट है सर इसमें कि मतलब इसमें आपने ये पॉइंट जो है जिधर से आप वो जिसके बाद आप हिंज मान रहे हो, मतलब वो मिडिल पॉइंट क्यों होगा, मतलब एल का मतलब बीच में क्यों मान रहे हो आपने? एम वो मास यहाँ पे ही अटैच्ड है ना। अच्छा yes।
अपन खाली एम मास को देखेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स इसी एम मास पे लग रहा होगा। हाँ सर। तो जब इसको मैं स्क्रीन के बाहर रोटेट करूंगा, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, अंदर बाहर ऑसिलेट कर रहा होगा ये भी। यस सर। तो जब मैं इसको थीटा एंगल से स्क्रीन के बाहर ले जाऊंगा तो इस पे जो mg लग रहा होगा उसका रिस्टोरिंग टॉर्क mg sin थीटा ही होगा। हाँ और सर। लीवर आर्म क्या होगा, टॉर्क के लिए जो अपन लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करते वो ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस होगा, यस और नो? सर वही डाउट है सर, अभी समझ गया सर, मतलब मास एम इसके नीचे है। ओके ठीक है, डन। और कुछ पूछना है किसी को भी, जल्दी से पूछ लो, अभी मैं वाइंड अप करने वाला हूँ। सर इन चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 समझा दोगे एक बार? इन चैप्टर कौन सा? 3। पेज नंबर बता सकते हो अगर तुम्हारे सामने खुला है तो? वो 94। इस पे ये वाला? और सर इसमें अलग ही लगता है। एक सेकेंड, चैप्टर 3 बोल रहे हो ना? अच्छा ये तो इन चैप्टर 4 आ गया, इसके पहले होगा। इसमें कौन सा सवाल बोल रहे हो सिद्धार्थ? सर क्वेश्चन नंबर 2 और 3। अच्छा देखो, ये वाला भी डिस्कशन मैंने किया था। क्वेश्चन 2 इसका मैं तुम्हें एक रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, एक बार तुम वो देख लोगे प्लीज। मैंने क्वेश्चन 2 एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था सुबह के बैच में। यहाँ पे एक्चुअली वो लोग इम्प्लाई कर रहे हैं कि जो बॉब है वो बहुत ही छोटा होगा, मतलब बॉब का जो रेडियस है वो इस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, तो इसलिए टाइम पीरियड में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। दे आर जस्ट कंपेयरिंग दिस फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जो कि मास के इंडिपेंडेंट है। ओके, बट इसका जो एक्चुअल मतलब होगा सवाल का, और अगर रेडियस अगर एल के कंपेरेबल होता तो उस केस में अपन क्या करते हैं, उसके लिए तुम एक रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं तुम्हें एक लिंक भेज दूंगा जो मैंने आज सुबह ही डिस्कस किया था, तो एक बार वो रिफर कर लेना, ठीक है? क्योंकि अभी मेरा दूसरा सेशन चालू होने वाला है, टाइम की थोड़ी कमी है आज। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। कल की टेस्ट की फिक्र मत करो, कल का टेस्ट आसानी होने वाला। और 3 में देखो क्या दिया हुआ है, 3 में सिंपल पेंडुलम को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। द पेंडुलम इज मेड टू ऑसिलेट ओवर अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो अगर ये पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव प्लेट है तो पेंडुलम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लग रहा होगा ना? यस सर। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जी इफेक्टिव को बढ़ा देगा। दैट मींस टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। यस सर। ओके निशिम बताओ। सर इसमें से अगर नीचे की तरफ जा रहा है फोर्स तो फिर से सूडो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब सीडो फोर्स कहाँ से आया? ग्राउंड से ही देख रहा हूँ ना मैं इसको, नीचे की तरफ जा नहीं रहा, ये फिक्स्ड है, इधर खाली फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जा रहा नहीं, सॉरी सर, जा रहा गलत बोला, फोर्स बोल रहा था। जो हम लोग जी इफेक्टिव में सर मतलब वही लेते हैं ना हम लोग, जी इफेक्टिव अपन एफ नेट अपॉन एम कर, एफ नेट अपॉन एम करते थे ना अपन जी इफेक्टिव के लिए। यस सर। एक्सक्लूडिंग टेंशन एफ नेट निकालो और बाय एम कर दो। अच्छा तो सॉरी यहाँ सर। पे यस क्लैरिफाई हो गया? हाँ सर एक छोटा सा डाउट है सर, मतलब एक क्वेश्चन था जिसमें टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो ये कैसे ट्रू होगा, मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 0 हुआ तो ही ट्रू होगा ना ये? और ये स्पेसिफाइड नहीं है। हाँ तो सवाल इनकम्प्लीट है, सवाल इनकम्प्लीट है, देना चाहिए था उनको। यू नॉट 0 होगा मेन पोजीशन पे, अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा तभी बोल पाएंगे। सही बोल रहे। पर दो तीन क्वेश्चन में ऐसा दिया था और फिर वो ऑप्शन करेक्ट दिया था, तो कब 0 होगा कब नहीं वो कैसे पता चले? मैं वही बोल रहा हूँ कि वो सारे सवाल इनकम्प्लीट है। एक्चुअल एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो बोनस दे देंगे, या फिर तुम कुछ चीजें तुम्हें खुद से भी अज्यूम करनी चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐसा कुछ है तो सवाल के अकॉर्डिंग तुम जो बेस्ट अजम्पशंस कर सकते हो वो कर लो, बट कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो वो सवाल गलत है, वो सवाल इनकम्प्लीट है, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो तभी ट्रू होगा जब यू नॉट 0 होगा। ये अपन ने डिस्कस किया था ना, तो अपन यही मान के चलेंगे। सर मतलब अभी से बस क्लैरिफाई करो तो सोच रहा हूँ करेक्ट है ना, मतलब कि जी इफेक्टिव जो होता है सर टाइम पीरियड के फॉर्मूला में, सर वो जब अभी एलिवेटर वाला केस होता है तो उसमें सूडो फोर्स लेते हैं कि उसमें हम लोग उसके फ्रेम में करते हैं ना, एलिवेटर के फ्रेम में। करेक्ट, उसके फ्रेम से दिखते, तो इसलिए
एक स्यूडो फोर्स आ जाता है क्योंकि वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। हाँ सर, ये एक्सीलरेटिंग ऐसा वो गलती से वो कंफ्यूज कर जाते हैं। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी क्लैरिफाई हो गया ना? हाँ सर, यस यस। ओके चलो गाइस, फिर अभी मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। हाँ, जो आज बाकी रात के तक डाउट्स है recording- वो अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर क्या आप बोल रहे हो? आज रात तक रिकॉर्डिंग मतलब ड्राइव पे डाल दो। मैं बुकलेट सोल्यूशन का जो फोल्डर है उसी पे डाल दूंगा, उसका रेफरेंस है ना सबके पास लिंक, तो वो रिफर कर लेना। मैं आज का रिकॉर्डिंग वहीं पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है? चलो बाय, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर। बाय सर।